हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेमेस्टर 1 में दिया हुआ है। बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में है ये पेपर, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर्स में नहीं होगा बीकॉम के, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि तुम क्लास 11th एंड 12th में भी पढ़ते हो अगर तुम्हारा कॉमर्स का बैकग्राउंड था तो। राइट, तो आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट नंबर 1, जिसमें आज का टॉपिक होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। टोटल 2 बेसिस है, एक हो गया तुम्हारा एक्रूअल बेसिस और दूसरा हो गया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोडेड है। सारे सब्जेक्ट्स का जो डिटेल है वहां पर तुमको मिल जाएगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी होंगे, उधर ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखना, the most significant function of accounting is to determine profit earned or loss incurred by a business during an accounting period. तो बिजनेस में जो अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। और ये प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारा 2 तरीका है। एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा हो गया एक्रूअल या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस है, अलग अलग बिजनेस अलग अलग बेसिस फॉलो करते हैं। हम देखेंगे हमारे लिए कौन सा बेसिस सुइटेबल होगा। वैसे अगर हम इंडिया में कंपनीज एक्ट का बात करें, इनकम टैक्स एक्ट का बात करें, तो इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट जो है वो एक्रूअल या मर्केंटाइल बेसिस को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। कैश बेसिस जो है वो फॉलो नहीं होता है। राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला कैश बेसिस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एक्रूअल बेसिस क्या होता है। राइट, तो फर्स्ट वन, दैट इज द कैश बेसिस। एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट, कैश बेसिस का मतलब है ट्रांजेक्शन्स तब रिकॉर्ड होगा जब एक्चुअल में पैसा मिला या एक्चुअल में पैसा दिए। तो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड और कैश पेड। आज कोई भी इनकम होता है हमारा, तो जब तक पैसा मिल नहीं जाता तब तक हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जब हमारा कोई खर्चा होता है, कोई एक्सपेंस होता है, तो जब तक हम पेमेंट नहीं कर देते, जब तक हम पैसा नहीं दे देते, तब तक हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल तरीके से चलता है। वो रिकॉर्ड करता है जब पैसा रिसीव हुआ और जब पैसा पेमेंट हुआ। मतलब ये जो बेसिस है, इट डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता, इसीलिए कैश बेसिस जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, बिकॉज ये अधूरा है। आधा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है और बाकी आधा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता। ये सिर्फ किस पे फोकस करता है, कैश पे। पैसा आया या पैसा गया तभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस जो है, वहां हम पढ़ेंगे कि वो कैश को तो रिकॉर्ड करता ही है, साथ ही साथ क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करता है। मतलब पैसा अगर नहीं दिए हैं या पैसा नहीं मिला है, तब भी अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको वो रिकॉर्ड करता है। राइट, देखना, transactions are recorded in the books of accounts on cash being received or paid। तो जब पैसा मिला या जब पैसा दिए तभी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। राइट, नेक्स्ट, कैश बेस्ड अकाउंटिंग इज सिस्टम इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड। तो वही बोल रहा है कि ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड होगा जब एक्चुअल में पैसा मिला या एक्चुअल में पैसा दिए। इट मीन्स रेवेन्यू मतलब इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट ऑफ कैश। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, जब पैसा मिला। लाइकवाइज
एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, खर्चा कब रिकॉर्ड होगा? व्हेन इट इज पेड, राइट। तो जैसे आज मैं क्रेडिट में सामान बेचा, तो क्या कैश बेसिस के हिसाब से मैं सेल्स को रिकॉर्ड करूंगा? द आंसर इज नो, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जिस दिन मुझे डेटर पैसा देगा, मैं उस दिन उसको रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड द टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। जो टोटल रेवेन्यू है, जो पैसा आया और जो पैसा गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, और अगर माइनस में आया तो इट रिप्रेजेंट्स लॉस। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, ये सबको रिकॉर्ड नहीं करता कैश बेसिस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, अक्रूड इनकम, ये सब किसका कॉन्सेप्ट है? ये सब एक्रूअल बेसिस पे फॉलो होता है, रिकॉर्ड होता है। कैश बेसिस जो है, पैसा मिलता है या पैसा देते हैं तभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। दैट मींस कैश बेसिस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न इनकम, अक्रूड इनकम, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता, राइट। नेक्स्ट, receipts and payment account prepared in case of NPO, not for profit organization, such as charitable institution, clubs and schools, is an example of accounting on cash basis. वैसे तो accounting on cash basis का ज्यादा example है नहीं, क्योंकि इंडिया में हर एक बिजनेस जो है वो फॉलो करता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। लेकिन एनपीओ जो होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो एक अकाउंट बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये एग्जांपल है किसका? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। क्लियर है? और कोई एग्जांपल है नहीं इसमें, क्योंकि हर एक बिजनेस जो है वो फॉलो करता है एक्रूअल बेसिस। क्लियर? क्या फायदा है कैश बेसिस का? इट इज सिंपल, बहुत सिंपल है ये, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ पैसा आया या पैसा गया वही देखना है, ठीक है। It does not make adjustments related to outstanding expense, prepaid expense, accrued income and unearned income is not made. तो ये हम पहले ही पढ़ लिए कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब का एडजस्टमेंट नहीं करता है कैश बेसिस। नेक्स्ट, दिस अप्रोच मोर ऑब्जेक्टिव, ज्यादा भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेट्स या जजमेंट्स कुछ भी नहीं है। जैसे हम एक्रूअल बेसिस में पीवीडीडी बनाते हैं अनुमान के हिसाब से, डेप्रिसिएशन लगाते हैं एस्टिमेट के हिसाब से, तो एक्रूअल बेसिस में हम कुछ अनुमान लगाते हैं, कुछ एस्टिमेट्स लगाते हैं, बट कैश बेसिस के अंदर ऐसा कोई भी एस्टिमेट नहीं लगाया जाता, राइट। नेक्स्ट, the basis of accounting is suitable for those enterprise where most of the transactions are on cash basis. तो किनके लिए suitable है? उनके लिए जहां पे ज्यादातर transactions जो है वो कैश में होता है। अगर ट्रांजेक्शन्स कैश में नहीं होगा तो ये वाला मेथड जो है वो सुइटेबल नहीं रहेगा। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। लाइट चला गया है, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट, देयर इज नो इश्यू। मेरा चेहरा उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट स्क्रीन एकदम क्लियरली दिख रहा होगा तुमको, तो हम आराम से जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखना, डिसएडवांटेज क्या? इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाता, क्योंकि ये इग्नोर करता है क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम, इन सबको इग्नोर करता है। इसीलिए ये एक करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, एक करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, ठीक है। नेक्स्ट, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है रेवेन्यू मस्ट बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेंस। तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है कैश बेसिस के अंदर, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि उस ईयर का टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे उस ईयर के टोटल एक्सपेंस के साथ। बट मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए हमको एक्रूअल बेसिस फॉलो करना पड़ेगा, कैश बेसिस पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट,
दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता। जैसे एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पीएल अकाउंट में लिखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस शीट पे लिखते हैं, उसका डेप्रिसिएशन को पीएल में लिखते हैं, ये सब हम करते हैं एक्रूअल में। बट कैश बेसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द 2 years। 2 साल का प्रॉफिट में बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, क्योंकि एक साल में सोच लो ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो उस साल का प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, और कोई साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर नहीं हुआ तो उस साल का जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये जो कैश बेसिस मेथड है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता, जो कि एक्रूअल बेसिस के अंदर फॉलो होता है। क्लियर है? So this was all about the cash basis of accounting. Next आता है हमारा second basis of accounting, जो सबसे commonly used है, that is called as the accrual basis और also called as the mercantile basis of accounting. यहाँ पे transactions को record किया जाता है when the transactions takes place. जब transaction हुआ तब transactions को हम record करते हैं। Actual में पैसा दिए नहीं दिए, पैसा मिला नहीं मिला, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो एक्रूअल बेसिस सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर कैश इज पेड और नॉट। तो एक्रूअल बेसिस एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है और एक करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। जो एक्रूअल बेसिस है वो इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट के अंदर हर एक कंपनी को मैंडेटरी है फॉलो करना। इंडिया के अंदर हर एक बिजनेस को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना मैंडेटरी है। वी कैन नॉट फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? देखना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन एंटर्ड, whether cash is received, paid or not. Under accrual basis of accounting, income is recorded as income when it is earned. जब इनकम अर्न हुआ, एक्रू हुआ, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। पैसा मिला नहीं मिला, इन बात से फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेल irrespective of the fact whether amount has been received or not. क्रेडिट सेल्स का पैसा मिला नहीं अभी तक, बट फिर भी हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज रेवेन्यू, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जब ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में होता है, राइट। नेक्स्ट, सिमिलरली इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, अगर एक एक्सपेंस हुआ है बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, खर्चा तो हुआ है बस पैसा अभी तक दिए नहीं है, बट स्टिल द एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च हैज नॉट बीन पेड, it will still be recorded as an expense because it had become due. तो रेंट भले ही हम पैसा दिए नहीं है मार्च का, बट अगर मार्च पूरा हो चुका है, मार्च का मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो भले ही हम रेंट दिए हो या ना दिए हो, हम रेंट को रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। क्लियर है ये? नेक्स्ट, thus under accrual basis of accounting, outstanding prepaid income, income received advance are recognized. ये सबको हम recognize करते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, accrued, unearned, इन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। For the accounting period, Companies Act 2013 requires companies to follow accrual basis. तो कंपनीज एक्ट मैंडेटरी करता है हर एक कंपनी के लिए कि वो लोग फॉलो करेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? तो एक्रूअल बेसिस अगर मैं समराइज करूं तो बहुत सिंपल सा बात है कि इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है व्हेन ट्रांजैक्शंस एक्चुअली टेक्स प्लेस। पैसा एक्चुअल में मिला नहीं मिला, पैसा दिए नहीं दिए, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट,
एडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस, पहला, इट इज मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस, ज्यादा साइंटिफिक तरीका, ज्यादा सही तरीका है, इसीलिए सब कोई कैश बेसिस फॉलो नहीं करते, एवरीवन फॉलोज एक्रूअल बेसिस। सेकंड, द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शोज अ कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड होता है, वेदर कैश और क्रेडिट, सारा ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड होता है, इसीलिए ये करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस एज इट takes into account the effect of all the transactions related to a period and adjustments like, ये सबका एडजस्टमेंट करता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, accrued and unearned income या income received in advance। तो ये कंप्लीट पिक्चर दिखाता है बिजनेस का, क्योंकि ये हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, वेदर अमाउंट इज पेड और नॉट, वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट, राइट। नेक्स्ट, दिस बेसिस डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है हमको फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो एग्जिबिट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो करेक्ट परफॉर्मेंस एंड करेक्ट पोजीशन दिखाता है कोई भी बिजनेस का। नेक्स्ट, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड देयरफॉर हैज अ वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि ये सही प्रॉफिट लॉस दिखाता है, इसीलिए सब बिजनेस जो है यही फॉलो करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन at the end of the accounting period by adjusting outstanding, prepaid, accrued and unearned income। तो सही परफॉर्मेंस दिखाता है बिजनेस का और सही पोजीशन दिखाता है बिजनेस का, राइट। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, बट डिसएडवांटेजेस काफी कम है, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है एक्रूअल बेसिस का। डिसएडवांटेज, ये थोड़ा सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए इसको रिकॉर्ड करने के लिए। द अकाउंटिंग प्रोसेस टू इलैबोरेट, तो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है और अच्छा खासा अकाउंटिंग नॉलेज चाहिए इसको करने के लिए। A quick appraisal of profit and loss is not possible because many adjustments are required to ascertain the true financial position of the business। तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट लॉस बता पाना मुश्किल है एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे तो बहुत जल्दी से पता चल जाता है प्रॉफिट या लॉस, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, जो बचा प्रॉफिट। बट एक्रूअल बेसिस के अंदर ऐसा नहीं है, एक्रूअल बेसिस में ऐसे जल्दी से बता पाना मुश्किल है, बहुत सारे कैलकुलेशंस एडजस्टमेंट्स लगेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट विल कंपेयर एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। ठीक है, एक्रूअल में इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, but cash basis, as the name suggests, it records only cash transaction। नेक्स्ट, यहाँ पे ये चारों चीज को एडजस्ट करते हैं हम एक्रूअल में, are also accounted and shown in the balance sheet, right? But cash basis के अंदर these are not adjusted। तो एक्रूअल बेसिस के अंदर हम इनको एडजस्ट करते हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सबको, बट कैश बेसिस के अंदर हम ये सब कुछ एडजस्ट नहीं करते, राइट। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, या करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है क्योंकि ये दोनों रिकॉर्ड करता है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सही प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चलता क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट करने के लिए हमको अकाउंट्स का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है, इट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, बट यहां पर कैश बेसिस के लिए उतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ जहां जहां से पैसा आया उसको लिखेंगे, जहां पैसा गया उसको लिखेंगे, राइट। एक्रूअल बेसिस रिकॉग्नाइज्ड है कंपनीज एक्ट के द्वारा और कंपनीज एक्ट मैंडेटरी करता है एक्रूअल फॉलो करने के लिए, बट कैश बेसिस जो है वो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट,
एक्सेप्टेबिलिटी, एक्रूवल का ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है क्योंकि ये सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, बट कैश बेसिस का एक्सेप्टेबिलिटी काफी कम है, लोग उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो सही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करता। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी, हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं एक्रूवल बेसिस पे क्योंकि ये सही प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है और सही एसेट लायबिलिटी का पोजीशन दिखाता है, बट यहाँ पे थोड़ा कम रिलायबल होगा, लेस रिलायबल होगा। जैसे ये ज्यादा रिलायबल है, ये लेस रिलायबल होगा क्योंकि ये सही प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज नहीं करता, राइट। लास्ट, सुइटेबिलिटी, एक्रूवल जो है सबके लिए सुइटेबल होगा, कैश बेसिस जो है वो एनपीओ के लिए या कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सुइटेबल होगा, ठीक है। तो एक्रूवल इज सुइटेबल फॉर ऑल बिजनेस, सारे बिजनेस के लिए एक्रूवल ही सुइटेबल होता है। कैश बेसिस जो है वो एनपीओ के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल मेंटेन नहीं करना पड़ता, या फिर प्रोफेशनल्स के लिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स, इन सबको ज्यादा डिटेल मेंटेन नहीं करना रहता, तो ये सब कैश बेसिस फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। एक्रूवल बेसिस हर एक बिजनेस को फॉलो करना मैंडेटरी है। एनपीओ या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस फॉलो कर सकता है, हाउएवर वहां पर भी लेकिन एक्रूवल भी फॉलो करना पड़ता ही है। तो मैक्सिमम हर एक कंपनी इंडिया के अंदर, हर एक बिजनेस इंडिया के अंदर एक्रूवल बेसिस ही फॉलो करता है। क्लियर है। दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर टू बेसिस, वन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।